लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं साथियों पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज। और इस पे मैंने सबसे पहले लिया है आपके वेक्टर का टॉपिक ही, जैसा कि मैंने पिछले पेपर्स में पिछले वीडियोस में ले रखे हैं। यहाँ आप देखिए कि इसने b प्लस सी प्लस ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब यहाँ बड़े ब्रैकेट का मीन पता होना चाहिए। तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, तो जब कभी तीन वेक्टर ए बी सी इस तरीके से हो तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सिस्टम आपको पता हो इन सब के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। अब मैं बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा टाइम बचाने के लिए, तो इस कंडीशन में ये बन जाता है ए डॉट लगा दिया आदत पड़ गई इसलिए बी क्रॉस सी। अगर ये सिस्टम चलता है आगे से आगे ए बी सी ए सी ए बी चलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ए बी और सी ये इस तरीके से क्रम चलता है। ठीक है, अब मैं इसको इसमें यूज करूं तो ये आपके बन जाएगा, इस b प्लस सी को तो आप बाहर रहने दें, और अब इसको छोड़ करके क्योंकि डॉट आ रहा है और फिर अंदर क्या बन रहा है आपके c प्लस ए क्रॉस ए प्लस बी। अब हम एक काम करें, इस बाहर वाले को तो यूं का यूं पड़ा रहने दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, और इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो सी क्रॉस ए, देखिए सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, और फिर क्या बनेगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। लो ये तो आपके हो गया क्या जीरो। अब आपके पास ये तीन बचे, तो ये तीन बचे तो आप एक एक के साथ ले लें बी प्लस सी, और पहले इससे सेट करें। देखो बहुत बड़ा तरीका, तो पहले इसको ये ले लें, तो ये क्या बनेगा डॉट प्रोडक्ट है ध्यान देना, तो ये बी डॉट सी क्रॉस ए बन गया। ठीक है, फिर प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए, ये जीरो हो गया। देखो सी ए बन जाएगा, मैंने कहा कि इसमें दो समान आते ही जीरो हो जाएंगे क्योंकि सी क्रॉस सी जीरो, तो ये तो हमारा काम खत्म हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको इससे ले मैं सेकंड वाले से, तो ये क्या बनेगा देखो प्लस बी डॉट और सी क्रॉस बी। लो ये भी खत्म, बी भी दोबारा आ गया। ठीक है, ये भी कैंसल, और अगला फिर इसका किससे लेंगे, इसके साथ में सी के साथ में, तो ये बनेगा सी डॉट सी क्रॉस बी। लो दोनों ही उड़ गए, ये भी खत्म हो गया। देखो दोबारा क्या सी। अब अपन इसी का वापस इसके साथ लेते हैं लास्ट वाले के साथ में, तो ये बनेगा देखो बी डॉट ए क्रॉस बी। लो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब रहा सी, तो ये सी डॉट ए क्रॉस बी। आप देखिए बाकी सब उड़ गए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, केवल दो बचे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और इनमें आप क्रम देख लें बी सी ए बी, तो देखो ये बी सी ए और सी ए बी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा आपके ए बी सी प्लस दूसरा वाला भी बन जाएगा ए बी सी, तो ये टू आपके क्या बन गया ए बी सी। यही तो आपके आंसर है। बस ये तरीका अपने को पता होना चाहिए ऐसे। अब ये मैंने क्वेश्चन एक रहा है, लेकिन इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हमें थ्योरी समझ में आ गई है इस क्वेश्चन में कि हमें ऐसे में करना क्या होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर इन्हीं में ये अगर रिवर्स होता है, एक भी क्रम बदल जाता, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ अगर क्रम बदलता है, इसमें से अगर एक ही चक्र चेंज हो जाता, अगर मान लो इसमें बी सी ए, मान लो बी सी है और ये इस बी ए सी हो जाता, तो यहाँ साइन चेंज होता, और साइन चेंज होते ही इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ये माइनस ये हो जाता है। तो आरपीएससी में इस तरीके की गड़बड़ी की जाती है, वो क्वेश्चन नहीं दे करके यहाँ बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ वो बी प्लस ए कर देगा, ध्यान रखना। और वहां ऑप्शन में जो इसके आंसर 2ABC एक मानक रिजल्ट है, ये उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो आप 2ABC मत कर देना क्योंकि उसने यहां पर क्रम चेंज कर दिया है। तो आपको एक करके देखना पड़ेगा कि जीरो हो रहा है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है दो का क्रम बदल दे, तो दो का क्रम बदलने से फिर से वो रिजल्ट बदल जाएगा। तो आपको ये पैटर्न इतना तो अपनाना ही है, तभी आपका क्वेश्चन सही बैठ पाएगा। आप बिना सोल्व किए कोई भी क्वेश्चन वहां पे डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश नहीं करें। मानक रिजल्ट तो रेयरेस्ट केस में आते हैं, उनमें वो हल्का सा चेंज करता ही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है वेक्टर का ही। यहां कह रहा है कि ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर्स हैं।
एक एक वर्ड काम का है। दूसरी बात इस तरह की a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दो चीजें गिवन है, एक तो ये फर्स्ट वाली बात, दूसरी सेकंड वाली, और ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है डॉट डॉट में तीनों की। ठीक है, अब यहाँ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मोड करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही बी है तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, सी है और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ये है यूनिट वेक्टर की कंडीशन। अब हम एक काम करते हैं, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उस सेकंड से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट का क्या करना है, आप इसका स्क्वायर कर दें यार, कुछ नहीं है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वेक्टर है 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए आपके पास में इसका स्क्वायर बनेगा, ये इसका भी स्क्वायर बनेगा, सी का भी स्क्वायर बनेगा, और प्लस 2 a डॉट बी 2 b डॉट सी प्लस 2 c डॉट a इक्वल टू 0 उधर है। अब आप देख लीजिए, इन ये तो यूनिट वेक्टर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो तीनों मिलके क्या हो गए आपके 3, और फिर बचा अंदर 2, ये a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a, इन पर वेक्टर लगा देना पर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए क्या आ गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a, मैं एक ही लगा देता हूं इनके ऊपर, तो कितना आ गया माइनस का 3/2। यही तो रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें बस कुछ नहीं है, अपने खाली प्रॉपर्टीज और थ्योरी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन उन्हीं थ्योरी के इर्द गिर्द चलता है, टू एंड फ्रो। आपको थोड़ा सा आपस में सेट करना है टर्म्स को, एक एक टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। कितनी बार एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन वो घुमा फिरा के ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो यार फॉर्मूले तो याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने और याद रखने हैं, और फिर उनको अप्लाई करना आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो रहा है ना 50% क्वेश्चन से। तो दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए प्रोजेक्शन पूछा है। अब ये पूछा है आरपीएससी 2022 के अंदर प्रोजेक्शन पूछा है, डायरेक्ट दो वेक्टर दे रखे थे, तो यहाँ ए, बस ध्यान रखना ए ऑन बी, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो ये होता है आपके, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ए डॉट और बी पर निकालना है, तो ध्यान रखना ए डॉट बी आएगा और नीचे मोड ऑफ बी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बी का ए पूछे ए पर तो ये ए और इसके नीचे ए आ जाएगा। अब इसको आपको टेक्निकली याद रखना है, मतलब कंफ्यूजन होकर के उल्टा सीधा मत कर देना। बी पर है तो ये बी के ऊपर है, ये देखो ये बी के ऊपर है, ये ए डॉट बी, यूं याद रखना। और अगर ए का पूछे ए पर तो ए नीचे आ जाएगा, तो ए के ऊपर ए डॉट बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो हम कर लेते हैं, ए डॉट बी तो डायरेक्ट कर लो ना, ये 6 माइनस 3 और प्लस 5, और नीचे बी का मोड करना है, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आपके रिजल्ट क्या आ जाएगा, इधर लिख लेता हूं, 6 और 5 11 में से 3 गए तो कितने 8 आ रहे, 6 और 5 11 है ना, ठीक है, 11 में से 3 गए तो 8 ही बचे ना, करेक्ट। और नीचे 9 4 13 1 14 रूट में, ठीक है। बस यही तो इसका प्रक्षेप है, ये इसने यहाँ पूछा है और कुछ भी नहीं, आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ है अब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला क्वेश्चन देखिए, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, और इसमें ये कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू -1 है तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2। थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों का सेटिस्फाई करे। अब इसके लिए वैसे तो अपन ऑप्शन है तो ऑप्शन से भी अपन रिटर्न चेक कर सकते हैं रिवर्स में, और अगर वो तुरंत याद नहीं है तो हमारा करने का तरीका भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए अपन सबसे पहले वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में जो कह रहा है tan 45 तो हो नहीं सकता, तो ये tan थीटा इक्वल टू -1 को अपन लिख देंगे tan 135, ठीक है। अब tan 135 के साथ में अपन
अगर ये चेंज नहीं हो तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये 180 प्लस 135 कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में -1 ही आएगा देखो दोनों कंडीशन में, और इसलिए हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू या तो आएगी 135 डिग्री या फिर आएगी कितना हो रहा 5 और हाँ 300 और ये 15 डिग्री हो रहा है 8 3 11 और हाँ ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन अपन लेते हैं जो कोस थीटा वाली, तो इसमें आप देखो कोस थीटा इक्वल 1/√2 है, तो अपन इसको कोस 45 कर सकते हैं। अब कोस 45 तो है, लेकिन इसके लिए हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है, तो वो आपके पास में हो जाएगा 315 करें 360 करें 360 माइनस अगर 45 करें तो देखो वही आएगा 360 में कोस 180 360 माइनस किस में आएगा, ये थर्ड वाले में फोर्थ वाले में आ जाएगा इसमें, तो ये इसी का घर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो ये कितना बन गया, कोस 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 4 गए 5 में से 4 गए तो 1 300, देख लो ये आ गया। यानी कि यहाँ आपके आ रहा है या तो कितना 45 या 315, तो आप देख लो दोनों में कॉमन वैल्यू जो आ रही है वो देख लो आप, तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया 315, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं 7π/4 भी कह सकते हैं, आप करके देख सकते हो अगर वो इस फॉर्म पूछे तो। और अगर ये आंसर तो हमारा इसमें आ चुका है, ये वाला 315 आ रहा है, लेकिन अगर ये व्यापक हल की बात करें, व्यापक हल, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2nπ + 7π/4। ध्यान रखना आप n की जगह कुछ भी रखो, आप ये दोनों की वैल्यू इसमें वो सेटिस्फाई करेगा। यहां देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, ये कह रहा है कि x की क्या जो वैल्यू है वो 0 से 3π के बीच में कुल कितनी होगी, कितने हलों की संख्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। तो उस कंडीशन में पहले आप इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 sin² x और कितना sin x कितना बनेगा 6 sin x और माइनस sin x, फैक्टर करने में टाइम वेस्ट नहीं करें, कोशिश करें कि जल्दी हो जाए। यहाँ क्या बनेगा, प्लस का चलना तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके 0, तो ये देखो आपके क्या बना, आप 2 sin² x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा आपके sin x + 3 -1 sin x + 3 0, तो आप देखो इसमें sin x इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो बनेगा -3 और sin x इक्वल टू 1/√2 बन जाएगा। अब √2 क्या बनेगा, sin² कहाँ से आएगा, ओनली sin ही आएगा ना, मेरे को लगा क्या बात हो गई, तो ये sin x 1/2 आ गया। अब sin x 1/2 यानी कि π/6 की वैल्यू है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अब हमें देखना कि हलों की संख्या कितनी है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक काम करें, चलो पहले अपन ले लेते हैं ग्राफ ये वाला, तो ये देखिए इस तरीके से ये चलेगा, तो 0π 2π और 3π। अब इसमें π/6 कहाँ है, π/6 यहां पर होगा सपोज, ठीक है, यहां तो π/2 हो जाएगा। तो अब जैसे ही याद आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, कुछ नहीं करें, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की आपके पास में ऊपर देखो 1 2 3 4 बिंदु आ गए, इसका मतलब हलों की संख्या हो जाएगी 4, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इसको ऐसे लें तो 0 से मतलब 3π कह रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो ये तो हो गया आपके कितना 2π और ये 3π हो गया। अब उस केस में ये यहां आपके हो जाएगा π/6, ठीक है। तो आप देखो कि या तो 360 2π प्लस में बैठेगा, तो देखो 2π प्लस में ये बैठ रहा है, ठीक है, या 3π माइनस में बैठेगा, तो दो वैल्यू ये हो गई, और उस जो इधर आएगी मतलब यहाँ बैठेगी यहाँ पे, है ना, 3π यहाँ बन रहा, तो या तो ये होगी या इधर से लो तो यहाँ होगी 3π माइनस, ठीक है, यहाँ से। और
दूसरा सेम ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन या तो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। तो आपके ये जो तरीके हैं आपको ध्यान रखने हैं, इससे आप कितने हलों की संख्या आ जाएगी। सबसे बेटर तरीका आपका ये है, इसको यूज कर लें। वैसे ये भी हो सकता है, आप इसमें करके देख सकते हो, पाई माइनस 6 है, पाई माइनस पाई बाई 6 है, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 है, यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ तो क्या 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और यहाँ 3 पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ वापस पाई माइनस पाई बाई 6 और यहाँ ओनली डायरेक्ट पाई बाई 6, ऐसे ये तरीका इसमें काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में फाइंड करनी है। अब यहाँ थोड़ा इक्वेशन को ठीक से देख लो आप, वहां 2 के ऊपर पावर 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अपन जितना कुछ जानते हैं सेट तो कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और बाकी टर्म जो है एज इट इज छोड़ लेते हैं। अब सब में 10 स्क्वायर आ गया, अपने काम करते हैं, 10 थीटा इक्वल टू अपन क्या पुट करें ये स्क्वायर में। चलिए काम करो, इसको जेड मान लो, थोड़ा सुविधा हो जाएगी। तो 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड, तो ये जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके क्या 10 स्क्वायर को माना ना अपन ने, तो 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड और ये प्लस 2 पावर बन जाएगा जेड इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्योंकि इसको सोल्व करना है, सोल्व तो देखो मुझे भी नहीं आता, हमें वो वाली चीजें न्यूटन राफसन वगैरह उसमें जाना पड़ेगा, कोई भी डायग्राम से हो पाएगा। तो हम एक काम करें, इसमें सेट करते हैं, सपोज जेड इक्वल टू 1 पुट करो तो 0 नहीं आ रहा, 2 पुट करो तो ये 4 हो जाएगा तो भी नहीं आ रहा, 3 पुट करो 1 माइनस 3 स्क्वायर है ना, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो रहा है, 3 से हो रहा है देखो 3, तो ये देखो ये माइनस का 8 और प्लस का 8 0 बन गया, ठीक है। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, जब Z3 आ गया तो हम इसमें ले सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो 10 थीटा इक्वल टू √3 प्लस माइनस में हो जाएगा, इसमें कोई विशेष बात है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें 10 स्क्वायर ये आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लो ना, तो कोई खास बात ही नहीं है। 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 10 पाई बाई √3 किसका आता है 10 60 की वैल्यू, तो ये पाई बाई 3 और दूसरा एक तो प्लस का हो जाएगा ना, एक माइनस का 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, मतलब इसको माइनस अंदर कर दो आप। तो उस कंडीशन में आपके ये थीटा की जो वैल्यू बनी वो एक तो पाई बाई 3 हो सकती है, दूसरी माइनस पाई बाई 3 हो सकती है, जो आपके इसमें दे रखा है। और वैसे भी आप इसमें वैल्यू रिवर्स पुट करके भी आप सेट कर सकते हो, तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अपन कॉन्जुगेट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, आयोटा वाली। अब इसमें इसने क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि जो पहली जो डिजिट है ना sin x प्लस आयोटा cos 2x, ये दूसरी का कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको तो ले लेते हैं Z1 और इसको ले लेते हैं Z2। जब ये इसकी संयुग्मी है, इसका मतलब ये हुआ कि Z1 बार इक्वल टू Z2, ठीक है, भले उसको कर दो। तो अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Z1 बार Z2 है तो Z1 का बार कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपके sin x माइनस आयोटा cos 2x, ठीक है, इक्वल टू Z2 आपके पास दे रखा है cos x माइनस आयोटा sin 2x। बस अब आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करते ही क्या बन जाएगा, इसके अंदर ये चेंज होगा ना, बार है इसलिए मैंने चेंज कर दिया, साइन ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कॉन्जुगेट का मीन पता होना चाहिए। ये प्लस में है तो आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो, इससे आपकी ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब आप कंपेयर कर ले तो ये आपके किसके इक्वल हो रहा है, साइन x इक्वल टू कोस x, और ये आपके किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल, तो कोस 2x इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ तो बनेगा आपके साइन x इक्वल टू 1 और यहाँ आपके बनेगा 10 2x, 10 बोला है ना, 10 2x इक्वल टू 1। अब आप देखो दोनों केस में x की वैल्यू 1 है, 2x की वैल्यू 1 है, तो उस केस में आप यहाँ देखो कि यहाँ तो x इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाई 4
3π/4 क्या बनेगा, 5π/4 है ना, ये बनेगा। और यहाँ बनेगा देखो π/8 से चलेगा इस तरीके से। तो उस केस में आप देख लो कि इनमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है ना, कॉमन तो इसमें कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आया समझ में? यहाँ एक डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और इसका दे रखा है वैल्यू 0। ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब मूल निकाल, हम एक काम करें इसको, क्योंकि 1 1 आता है तो ऐसे में को सोल्व करना ही पड़ गया, पर रिवर्स वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों में से एक उपाय। तो बात तो रिवर्स वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा इसको। तो हम एक काम करते हैं, इसमें लगा लेते हैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर लेते हैं। वो भारी काम नहीं, क्योंकि मैंने ये 1 और 2 किया तो यह दोनों जगह 0 आ जाएगा। देखो आप, तो ये क्या बन गया आपके x R1 की जगह रहे R1 माइनस R2, तो x माइनस बीटा और एल्फा माइनस x ये 0, फिर ये बीटा माइनस बीटा 0 और x माइनस गामा 1 माइनस 1 0, फिर ये बीटा और गामा और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो तो तरीका वही रहेगा। इसमें क्या बनेगा, x माइनस बीटा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना, x माइनस गामा और ये 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस एल्फा माइनस x, अब की बार ये और ये तो हो गया 0 माइनस, और ये दोनों बचा तो ये भी 0, काम खत्म। फिर प्लस 0, तो लो अब आप देख रहे हो बहुत भारी लगेगा, क्या बचा 0, तो ओनली ये टर्म बच रही, यानी कि आपके x इक्वल टू क्या आया, बीटा और गामा। मतलब ये देख लो ऑप्शन क्या सही होगा, बताओ कमेंट करके, जैसा क्वेश्चन पूछा उसकी बेस पे। लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ x क्यूब पूछा है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी होल क्यूब करके निकालने की कोशिश करोगे। ध्यान रखना, ये तो ठीक है, ये तो मैंने चलो क्यूब पूछ लिया है, अगर यहाँ x की पावर 10 पूछ ले, 15 पूछ ले, 100 पूछ ले, तो भी जो तरीका यूज करना है उससे आपके उस सब की वैल्यू आ जाएगी। या क्यूब पूछा तो यूनिक आप उसमें लग जाओ। देखिए आपको अगर पता हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस आयोटा माइनस √3/2, ठीक है। अब इसमें यहाँ जो दे रखा है उसके बेस पे ये आपके क्या बन जाएगा, देखो x इक्वल टू ये पूरी टर्म क्या बन रही, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बन जाएगा आपके, पूछा क्या क्यूब है तो आप क्यूब लगा ले दोनों तरफ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, तो ये आपका -1 क्यूब तो आप बाहर ले ले और ओमेगा क्यूब अंदर रख करके स्क्वायर बाहर ले आए, तो क्या बना, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। ये तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आते ही याद रखने ही, ये दोनों इकाई के घनमूल की बात मैं कर रहा हूं, 2 इक्वेशन इसके लिए हैं, ठीक है। तो उस केस में ये बन जाएगा आपके माइनस का 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर यहाँ ये पूछता कि x की पावर 19 तो भी हम कर सकते थे। आपको x की पावर 19 की वैल्यू इसमें निकाल के बतानी है, कमेंट में आंसर क्या होगा। चलिए अपन 2D में चलते हैं, पैराबोला पर। अब पैराबोला में इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक y² इक्वल टू 4x जो पैराबोला है, इस पैराबोला का जो नॉर्मल है अभिलंब वो P81² 281 से गुजरता है। अगर यही अभिलंब पुनः 82² 282 से गुजरे तो T2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभिलंब का समीकरण हम जानते हैं, Px1 y1 पर y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का क्या होता है y1/2a x माइनस x1। ये कैसे बनता है याद हो गुरु, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। और पैराबोला के लिए आप इसमें देख लो m क्या होगा 2y डिवाइड बाई dx और ये 4a, ठीक है। ये y1 कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या होता है y डेज इक्वल टू क्या हुआ 2a/y, ठीक है। तो ये m इक्वल टू 2a/y है, तो उस कंडीशन में ये जो है
आपके उल्टा हो जाएगा, ये m आ रहा है ना, तो अभिलंब के लिए y/2a बन जाएगा। तो ये बन गया आपके, देखो ये स्पर्श रेखा के लिए अपन करते हैं। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो y माइनस y1 यानी कि at1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस y1 यानी कि 2at1/2a x माइनस x1 आपके पास में है 81 स्क्वायर। हमने पहला पॉइंट रख दिया। अभी कह रहा कि ये अभिलंब है, फिर से इस पॉइंट पर मिलता है, तो कुछ नहीं करना, आपको ये एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा at2 स्क्वायर at1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो क्या बचा माइनस का t1 और x की जगह at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर। तो a से a तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो आप t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 और यहाँ क्या हुआ यहाँ y1 पुट किया ना, तो स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर तो इसमें आएगा ही नहीं, इसमें आएगा 281। ठीक है, तो ये 281 दोनों जगह मिस्टेक कर दिए, तो ये a और ये 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके देखो ये 2a तो आकर के पूरा, ये 2a से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या बच रहा था 2 ओनली, और इधर आपके क्या बन जाएगा, ये देखो ये भी स्क्वायर नहीं था ना, तो उस कंडीशन में केवल t2 माइनस t1 ही बचेगा, ये पद तो इसमें आएगा भी नहीं, है ना। कितना भी जल्दी करो मिस्टेक तो हो जाती है। फिर ये t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, ये आपके कैंसिल हो गया, देख लो आप। तो फाइनली आपके t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या बचा 2/t1 माइनस का, तो ये आपके t2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये माइनस में आ रहा है तो क्या बनेगा आपके माइनस t1 माइनस 2/t1 आ रहा है। ये माइनस का चक्कर क्यों पड़ा, हाँ नहीं पड़ेगा, ये बाहर माइनस था ना, तो उल्टा हो जाएगा, आप देख लो, है ना। ये माइनस t1 चल रहा था, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1 आ जाएगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर इसने अलग अलग तरीके से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए, तो आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसने क्या किया था कि यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट पर a और 2a कर दिया, ठीक है ना, ऐसा ये फर्स्ट गेट के अंदर पूछा है। तो आपको सावधानी बरतनी है, जल्दी के चक्कर में आपके ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, आपको इतना तो टाइम उसमें देना ही है, इतनी स्टेप तो उसमें लिखनी ही है, रफ करो तो भी, कि आप आंसर तक पहुंच जाएं, बीच में प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो। जैसे कि मैं 2-3 बार इसमें भी चुका था, तो ये गलती आपको वहां नहीं हो, या आपको संभलना पड़ेगा। ऐसी गलतियां अक्सर वहां पर होती है, ठीक है, आपको सावधानी बरतनी होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ये दे रखा इसने। अब लंबवत स्पर्श रेखाएं लेनी है तो 2 इक्वेशन निकाल लेने। चलो एक काम करते हैं, अगर इसकी एक कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये इसकी स्पर्श रेखा हो तो आपको कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए, c इक्वल टू a अपॉन m हो जाएगा। तो इसकी जो स्पर्श रेखा बनेगी, मैं इसको L1 नाम दे दूं, वो हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। आपको याद आ गया होगा कि ये स्पर्श रेखा का समीकरण डाल रूप में, ठीक है। अब हम एक काम करें, L2 की बात करें, तो जो इसकी लंबवत हो, ठीक है ना, L2 परस्पर L1 की लंबवत हो, तो L2 जो बनेगी वो एक काम करता हूं मैं, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m प्लस a अपॉन माइनस 1 अपॉन m कर दूं, ठीक है, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 होता है, m2 इक्वल टू माइनस 1, ये बात अपन जानते हैं। ऐसा करने से हमारे ये y क्या आ जाएगा, देखो आप, ये मतलब इसमें x तो लगेगा ही, तो ये क्या बना माइनस 1 अपॉन mx, और माइनस का ये m ऊपर चला जाएगा am, ठीक है। अब इनको अपने को सोल्व करना है आपस में, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पूछा है, तो एक काम करो ना, ये y और y दोनों को इक्वल कर दो,
तो इक्वल करते ये क्या बन जाएगा आपके mx प्लस ए अपॉन एम इक्वल टू माइनस का x अपॉन एम माइनस एम ए। तो देखिए इसको सोल्व कर लें आप, तो ये क्या बन रहा है देखो आप, m दोनों में से 1 अपॉन एम और बाहर x प्लस इन दोनों में से a कॉमन ले लो, तो ये 1 अपॉन एम प्लस एम इक्वल टू 0। तो देख लो आपके एम स्क्वायर इक्वल टू -1 भी आ गया जो लंबवत बता रहा है, और दूसरा आ रहा है x प्लस ए इक्वल टू 0 जो कि इसने प्रच्छेद बिंदु पूछा है। तो आपके यही तो आंसर आ रहा है। आया समझ में? और वास्तव में ये किसका समीकरण है? ये एक परवलय जो होता है उस परवलय की नियता का समीकरण है, x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स का। बस ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कोई भारी नहीं आते, सिंपल ही आते, आपको खाली समझना पड़ेगा बस क्वेश्चंस को। अगला अपन टॉपिक लेते हैं एपी जीपी एचपी का, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये एपी का है। अब यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा है, कोई बारी बात नहीं। ये कह रहा है कि एक एपी है, उसके लिए n पदों का योगफल दे रखा है 2n प्लस 3n स्क्वायर। आपको nवा पद यानी कि rवा पद पूछा है। रियल में यहाँ इसने पूछा क्या है? rवा पद। तो अपन nवा निकाल लेते, वही rवा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, Sn दे रखा है तो हम इसमें एक पद या तो पहले वाला निकाल लेते हैं या बाद वाला निकाल लेते हैं। जस्ट उत्तरोत्तर पहले वाला या बाद वाला। तो उस केस में यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 और n की जगह बन गया आपके n-1 3 और ये n-1 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 2n-2 प्लस 3 और n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो ये बन गया आपके क्या 2n-2 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 यानी कि 3n स्क्वायर और ये माइनस का 4n और 3 में से 2 गया प्लस 1। अब हम पद जो निकालते हैं tn वाला, तो ये हो जाता है sn माइनस sn माइनस 1, मतलब sn आपके दे रखा 2n प्लस 3n स्क्वायर। sn का मान अपन ने यहां से रख दिया। अब इसमें माइनस ही करना, तो ये वाला पद माइनस कर लो, तो ये 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, तो ये कैंसल आपके। तो देखो 6n माइनस 1, तो इसने tr का पद पूछा, तो ये 6r माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये से सिंपल क्वेश्चन भी आ जाने चाहिए। मैंने कहा हर क्वेश्चन भारी नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आरपीएससी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सीक्वेंस सीरीज का ही है। यहाँ कह रहा है कि एबीसी जीपी में है। दूसरी बात कह रहा है कि 4a 5b 4c एपी में इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 70, तो b की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ देखिए हम इससे तो नोट कर सकते हैं क्या, b स्क्वायर इक्वल टू ac। ठीक है, एक बात तो आ गई है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, लेकिन इसमें ये शर्त जुड़ी हुई है, ध्यान देना। तो हम ये एपी में है तो अपन सेकेंड वाली बात स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 4a प्लस 4c अपॉन 2, यानी कि 5b इक्वल टू 2a प्लस 2c हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, मैं इसमें दोनों तरफ, क्योंकि ये a प्लस b प्लस c दे रखा है, तो मैं इसमें इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। इसको लिख देता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 140 हो जाएगा, डबल कर दिया। और उसके बाद में 2a देख लो, यहां से मैं इसी में काम करता हूँ 2b प्लस कर लेता हूं, तो 5b प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये पूरी टर्म आपके क्या बन जाएगी, इधर तो हो गया देखो 7b और उधर हो गया आपके 140। तो ये b की वैल्यू क्या आ गई, 7 दूनी 14 20 आंसर। लो b की वैल्यू आ गई। देखो अपनी ये वाली शर्त काम नहीं आई। ठीक है, ये इतनी क्या दिक्कत है, अपने को तो क्वेश्चन सेट करना आना चाहिए जो दे रखा है इसने। यहाँ देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में घुस गए। ये कह रहा है कि 6 फूल है और उससे अपन कितने प्रकार से मालाओं के अंदर गूंथ सकते हैं, मालाएं बना सकते हैं। देखिए अगर आपको पता हो तो अगर n फूल हो, n अब यहाँ फूल दे दिया, मोती भी तो हो सकते हैं कुछ भी,
n मोती से माला बन सकती है, तो n मोतियों से अपन बना सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल n-1। तो उस केस में हमारे पास 6 फूल है, तो 1/2 फैक्टोरियल 6-1, तो 1/2 फैक्टोरियल 5, और ये 1/2 5 4 3 और 2 into 1, तो कितने हो गए? 2 से 2 कैंसल, 5 20, 20 दिया 60 तरीके से अपन इन फूलों से मालाएं बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहां देखिए कह रहा है कि 4 छात्र और 4 छात्राएं हैं, उनको एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है, लेकिन कोई भी 2 छात्राएं पास में नहीं बैठेगी, ये शर्त दे दी है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 छात्रों को बिठा देते हैं। तो 4 छात्रों के लिए गोल मेज के चारों तरफ बैठने के जो तरीके बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 4-1 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 into 2 into 1 यानी कि 6। ठीक है, अब इसमें दूसरा, इनके बीच में वापस जो जगह है, वापस कुल 4 छात्रा हैं, तो उनके लिए 4 प्लेस बाकी है। तो 4 छात्राओं के लिए अगर वापस बिठाना है तो वो चारों जगह है उसमें, तो 4 छात्राओं को 4 जगह में बैठने के लिए फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? डायरेक्ट 4। तो ये हो जाएगा कितना? 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि 4 3 12 दूना 24। तो मतलब रिक्वायर्ड तरीके कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड हिंदी में लिख लेते हैं, तरीके बराबर फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 4, 24 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 न 13 14, 144 तरीके हो जाएंगे। बहुत बड़े तरीका ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। फिर सम 2D के अंदर घुसे देखिए, और यहाँ सर्कल का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि 2 सर्कल C1 और C2 है, और यहां इसने पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, मूलाक्ष का समीकरण इसने पूछा है, मूलाक्ष का समीकरण। देखिए अब ये मूलाक्ष का समीकरण होता क्या है? मूलाक्ष का समीकरण निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं करना है, C1 - C2 = 0 कर लें। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो देखो आप यही माइनस कर लो, ये साइन चेंज, ये कैंसल और C से C कैंसल। यहाँ आप देखो ये बन रहा है A - B x प्लस B - A y = 0। तो देखो A - B और x - y = 0। आप देख लो A not equal to B, तो x = y is the equation of radical axis। आपको खाली घटा के देख लेना, इससे मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा, ध्यान रखना। यहां कह रहा है कि ये दोनों ही सर्कल परस्पर समकोण पर काटते ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो 2 सर्कल ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए शर्त क्या होती है? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 = c1 प्लस c2। अब यहाँ g1 g2 f1 f2 निकालने हैं, तो पहले c1 की बात करें तो c1 में केंद्र क्या हो जाएगा? p/2 और माइनस का 3/2, और C2 हो जाएगा माइनस का 5/2 और माइनस का p/2, दोनों आ चुके हैं। C1 C2 आपके पास गिवन ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये C1 और ये C2, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लें आप। 2g1 यानी कि p/2 और माइनस का 5/2 g1 g2 प्लस 2 into f1 यानी कि -3/2 और माइनस का p/2 = c1 प्लस c2, मतलब माइनस का 5 + 7। बस सोल्व कर लो इसको, तो ये देख लीजिए 10 p/-4 और माइनस का 6p/4 = 7 - 5 यानी कि 2। तो ये बन जाएगा आपके 10 और 6 माइनस के 16p = उधर क्या बन जाएगा? 4 चौक 4 दूनी 8,
तो ये इसमें देख लीजिए आपके P की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का हाफ। अगर प्लस माइनस की मिस्टेक तो वैसे तो करी नहीं है, आप देख लो आराम से, सही आंसर है। तो P इक्वल टू माइनस का हाफ आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम तरीका है ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करने का है, कुछ नहीं, दो सर्कल जब काटते हैं ना ये, तो जहां से काटते हैं मतलब वहां आपके ये 90 डिग्री होना चाहिए, जो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री होनी चाहिए उस बिंदु पर जहां काटते हैं वहां पे।